इस बार फिर वही डोमेन रेंज। तो डोमेन के लिए पहले क्या कहाँ क्या देखते हैं, बाहर, बाहर वाला फंक्शन फॉर डोमेन। पहले बाहर वाला फंक्शन देखा एलन। एलन को कहीं दिक्कत होती है? बिल्कुल होती है। क्या होती है कंडीशन, क्या होता है एलन का, कि जो भी एलन के अंदर लिखा है, जो भी मतलब साइन एक्स, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन एक्स को पॉजिटिव कर दिया। साइन एक्स को अगर पॉजिटिव किया तो साइन एक्स ग्राफ तो ऐसे आता है, यू सॉरी सॉल्विंग इन इक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ्स, कुछ याद है ऐसा? तो साइन एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, वाई बराबर साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करो, वाई बराबर जीरो का ग्राफ ड्रॉ करो। तो वाई बराबर साइन एक्स तो ये बना रखा है हमने क्रूडली, जीरो, पाई, टू पाई एंड सॉन। वाई बराबर जीरो एक्स एक्सेस होता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इस इनइक्वालिटी ने क्या बोला कि साइन एक्स ग्राफ एक्स एक्सेस से ऊपर होना चाहिए। तो ठीक है, साइन एक्स ग्राफ एक्स एक्सेस से ऊपर कितना पोर्शन है, ये, फिर ये, फिर ये। तो ऐसे कितने इंटरवल आ जाएंगे? ऐसे तो इन्फाइनाइट इंटरवल्स आ जाएंगे। तो इन्फाइनाइट इंटरवल तो नहीं लिखते फिरेंगे हम। उसके लिए हमने एक तरीका बताया था, कोई भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखो। पर्टिकुलर सोल्यूशन इज जीरो से पाई। इक्वलिटी नहीं है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जीरो और पाई, वहां पे भी ओपन आ जाएगा। उसके बाद जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, इसमें जो सोल्यूशन आ रहा है वो पीरियोडिक सेंस में आएगा, मतलब जीरो से पाई, फिर टू पाई से थ्री पाई, फिर आगे फोर पाई से फाइव पाई, ऐसे करके आएगा। तो उसमें हमने ये बोला था कि अगर पीरियोडिक सेंस में सोल्यूशन आए तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऐड कर दिया सारी वैल्यूज में। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, टू पाई। इंटीजर मतलब एन, तो एन इंटू टू पाई मतलब टू एन पाई, तो टू एन पाई जोड़ दिया। टू एन पाई जोड़ने से आ जाएगा टू एन पाई प्लस जीरो, तो यही हो गया टू एन पाई प्लस पाई। इसमें अगर ऐड किया टू एन पाई प्लस पाई हो जाएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सब तो हम पहले ऐसे लिखते थे, एन बिलोंग्स टू आई। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये ही डोमेन हो गया, दिस इज नथिंग बट डोमेन ऑफ गॉफ इस वाले केस में। जी बार है, तो ये डोमेन ऑफ गॉफ ये हो गया। ये तो एक पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट का आंसर, ठीक है, लेट मी ओपन न्यू शीट। दूसरे पार्ट के आंसर के लिए जी ऑफ एफ एक्स वॉज एल एन ऑफ साइन एक्स। दूसरे पार्ट में हमने ये बोला था कि अगर रेंज निकालना है, अगर रेंज निकालना है तो पहले अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालो। तो साइन एक्स का रेंज कितना हो जाएगा, माइनस वन टू वन, उसको सेट ए बोलो। फिर बाहर कौन सा फंक्शन है, एल एन, तो फिर एल एन एक्स ग्राफ ड्रॉ करो। तो एल एन एक्स ग्राफ आई होप अब तक तो याद हो गया होगा, कुछ ऐसे होता है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, ये वन, फिर इसको माइनस वन से वन तक ए के अंदर रख लो, तो माइनस वन कहीं यहाँ पे आएगा, तो माइनस वन से वन तक, मतलब इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में ग्राफ रख लिया, बाकी हटा दिया। तो इन दोनों के ग्राफ, इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में ग्राफ रखोगे तो ये वाला ग्राफ रखा जाएगा ऐसे। अब जो ग्राफ रखा गया उसको हमने देख लिया कि वाई एक्सेस पे उसने कितना कवर किया। तो ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सेस पे कितना कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, ये ठीक है। और ये पॉइंट इंक्लूडेड है क्या, तो आंसर मिला हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लोज है। तो इसलिए रेंज कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो रेंज ऑफ गॉफ, रेंज ऑफ गॉफ कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज्ड। तो ये आंसर हो गया इस वाले केस में। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल टू। एग्जांपल टू मान लिया से, हाँ, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू, मान लिया जीरो से पाई बाई टू।
and gx is equals to root x if x belongs to 0 to say half, ये क्वेश्चन है. Then find say f of, या कोई भी कुछ भी लिख दिया, g ऑफ एफ एक्स, मान लिया g ऑफ एफ एक्स. ठीक है, मोस्ट वाली क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. ऐसे ही बना रहे हैं, कोई गड़बड़ हुई तो आगे कर चल के देखेंगे. शुरू हो जाओ फिर वापस. जैसे g ऑफ एफ एक्स है तो gx की डेफिनेशन क्या है? gx की डेफिनेशन है gx बराबर रूट एक्स एंड x बिलोंग्स टू 0 से हाफ. तो उसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से हाफ. ठीक है, इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था? इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में यह अंतर था कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो एक डेफिनेशन दे रखा था, बस आगे कंडीशन नहीं था. बट इसने कंडीशन लगा रखा है. इसने बोला कि एफ एक्स कॉस एक्स तो है, बट एक्स 0 से π/2 तक ही जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता. ऐसे जो जी एक्स है वो रूट एक्स है, बट एक्स केवल 0 से हाफ तक ही जाना चाहिए और कुछ नहीं. ठीक है, तो हमने, कोई बात नहीं, जो लॉजिक लास्ट टाइम अप्लाई किया था एग्जैक्टली सेम अप्लाई करते रहो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा. जैसे हमें g ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो बाहर वाला फंक्शन कौन सा आया? g. तो हमने लिखा है g ऑफ एफ, जी एक्स से बराबर ये. अब g ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो हमने इस पूरे में, पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह एफ एक्स रख दिया. पूरे का मतलब क्या होता है? यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है. तो तीनों जगह x की जगह एफ एक्स रखा पहले. सॉरी, तो याद आएगा g ऑफ एफ एक्स is equals to root fx and 0 fx lies between 0 and half. ये आ गया. अब g ऑफ fx जो है वो तो चाहिए हमें, तो इसको तो अब ऐसे ही लिखा रहने दिया. लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही बोला था. बाकी इसको छोड़ के जो fx आ गया, यहाँ पे fx का डेफिनेशन रख लो. अब वापस में आ गए. इसने बोला क्या है? fx क्या है? यहाँ से fx क्या है? cos x. बट उसने बोला कि ठीक है एफ एक्स कॉस एक्स तो है, बट अगर एफ एक्स की जगह कॉस एक्स रखना चाहते हो तो साथ में ये जो कंडीशन दे रखा है 0 से हाफ, ये सॉरी 0 से π/2, ये सेटिस्फाई होना चाहिए. उसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे भी हमें एफ एक्स की को रिप्लेस करना है कॉस एक्स से, तो ये कंडीशन जो है x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ये साथ में उठ के जाएगा. तो एफ एक्स जगह कॉस एक्स रख सकते हो, बशर्ते x लाइज बिटवीन 0 से π/2. ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे एफ एक्स की कॉस एक्स रखना है, तो मैंने रख दिया कॉस एक्स, और यहाँ पे भी कॉस एक्स रख दिया. ये ठीक है. उसने बोला कि ये सब तो ठीक है, रख तो लो, बट साथ में एक कंडीशन क्या जाएगा कि एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड π/2. ठीक है, तो ये आ गया. अब अगर तुम इसको देखो, इसको देखो, तो ये कंडीशन है और ये भी कंडीशन है. मतलब ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए. ये ऊपर वाली जो ये कंडीशन आई है वो तो g की वजह से आई है, और ये वाली कंडीशन f की वजह से आई. तो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. दोनों सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि दिस एंड दिस लिखा हुआ है. दिस एंड दिस का मतलब क्या है कि दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन ले लिया. सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू निकालना. उसमें भी क्या है कि जो दूसरे वाला इनइक्वालिटी है स्क्रीन पे, जो दूसरा इनइक्वालिटी x बिलोंगिंग टू 0 से π/2, वो तो ऑलरेडी सॉल्व ही है, वो तो x का ही वैल्यू है. पहले वाले को सॉल्व कर लिया. ठीक है, पहले वाला क्या है? cos x लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ. इसको सॉल्व कर लिया. तो सॉल्व करने के लिए हमने ऐसे लिखा y बराबर 0, y बराबर cos x, y बराबर हाफ. इन तीनों के ग्राफ खींच लिए वापस. तो cos x ग्राफ तो कुछ ऐसे आता है, ऐसे इधर ऐसे बनेगा. ये तो हो गया cos x, बीच वाला ग्राफ. फिर सबसे पहला ग्राफ क्या है? y बराबर 0, तो वो ऑलरेडी खींचा हुआ है. y बराबर 0 इज नथिंग बट x एक्सेस. ये है y बराबर 0 x एक्सेस. और एक सबसे राइट वाला ग्राफ क्या है? y बराबर हाफ. तो चलो एक दूसरे रंग का खींच लिया, तो ये और खींच लिया y बराबर हाफ. दिस इज y इज इक्वल टू हाफ.
सही है। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा, वैसे अगर देखोगे तो ये कितना होना चाहिए, पाई/2। यहाँ पे कितना आएगा, पाई। ये कितना हो जाएगा, 3π/2 एंड सो ऑन। हाफ वैल्यू कहाँ पे आती है, हाफ पाई/3 पे आती है। ये वाला वैल्यू विल बी -π/3। अब हमें चाहिए क्या, मतलब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, इसी के लिए ग्राफ व्राफ बनाए। और ये इनइक्वालिटी क्या है, ये इनइक्वालिटी है कि cos x ग्राफ 0 और हाफ के बीच में लाई करना चाहिए। तो अब देख लो बीच में कितना ग्राफ लाई कर रहे हैं, ये वाला ग्राफ लाई कर रहे हैं। 0 मतलब x एक्सिस, ये लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं, फिर ये लाई कर रहे हैं, ऐसे करके तो इनफाइनाइट इंटरवल्स आ जाएंगे। ठीक है। इफेक्टिवली हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इन सारे इंटरवल्स को लिखा, वो तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो जाएगा, तो वो तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और एक पहले से लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है। अगर याद हो तो हमने डोमेन निकालते समय कुछ ऐसे बोला था कि अगर दो फंक्शन लिखे हैं, f+g लिखा है, तो दोनों का डोमेन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का डोमेन, सॉरी पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, दोनों का डोमेन निकाला और उसका इंटरसेक्शन ले लिया, ये हमने वहां पे बोला था। उसी जगह पे फिर हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी कराया था कि अगर मान लिया एक का डोमेन छोटा सा आ जाए, दूसरे का बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, तो हमें ये पता है कि जब भी हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन दोनों सेट के अंदर से आता है, मतलब जो इंटरसेक्शन वाला आंसर है वो किसी भी सेट से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो वहां पे हमने कुछ ऐसे बोला था कि अगर हमें एक छोटा सा इंटरवल मिल जाए, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें पता है कि जो ये छोटा सा है आंसर इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर तो आएगा ही नहीं। तो हमने इसी के अंदर देख लिया कि दूसरा कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है। अगर तुमने वो वीडियो देखा होगा, वो लेक्चर देखा होगा, तो समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। नहीं देखा होगा तो इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमने बोला कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। किस इनइक्वालिटी को, cos x लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ, और जो आंसर आएगा उसका सोल्यूशन हमें निकालना है। उसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2। तो ये तो श्योर हो गया कि जो हमारा आंसर आएगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा, उससे फालतू नहीं आएगा। समझ में आया। इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो जो दोनों सेट हैं उससे फालतू आंसर नहीं आ सकता। तो इसमें एक दूसरे वाला सेट कौन सा हो गया, 0 से π/2, तो जो आंसर आएगा वो 0 से π/2 से फालतू नहीं आ सकता। तो फिर हमने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी का, ये ठीक है, जो अभी हम सॉल्व करें उस इनइक्वालिटी को हमने 0 से π/2 के बीच में, मतलब इस इंटरवल में देख लिया कि क्या सोल्यूशन है। तो इस इंटरवल में तो ये सोल्यूशन आया, ये ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी लिखा है कि cos x बिलोंग्स टू 0 से हाफ एंड x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इनको अगर हमने सॉल्व करके इंटरसेक्शन लिया तो आंसर ये आ जाएगा, इतना पोर्शन, ये जो हमने एरो लगा रखा है ना, इतना पोर्शन। इतने पोर्शन के लिए x एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रहा है, x एक्सिस पे वैल्यू आ रहा है π/3 से π/2। ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें g ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो हमने डेफिनेशन तो ये निकाल लिया, बट आगे कंडीशन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर करा के ये आ गया π/3 से π/2। तो फाइनली आंसर हम ऐसे लिखेंगे, दिस मीन g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट cos x वेयर x बिलोंग्स टू π/3 से π/2। ये आंसर होगा क्वेश्चन का।